इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हम साउंड के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि साउंड प्रोड्यूस ही कैसे होती है, राइट। और यदि प्रोड्यूस हो गई तो ट्रैवल कैसे करती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, और यदि वो ट्रैवल भी करती है और हमारे कान तक पहुंच भी गई तो हाउ वी हियर द साउंड, सुनते कैसे हम, क्या होता है कान के अंदर ऐसा। एंड बहुत सारे आपने देखा होगा शेर है उसकी दाढ़ बहुत ज़्यादा होती है, वेर एज बिल्ली बोलती है मियाऊं, बहुत पतली साउंड होती है। ऐसा क्यों होता है, अलग अलग साउंड क्यों होती है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Let's do some revision. And revision about structures, different states of matter. That means solid, liquid, and gas. You remember solids are made up of atoms. So ये black हैं, these are so many atoms. करीब करीब ऐसे ही लगे रहते हो. And then we have liquid. Liquid में से molecules हैं, ये उसके atoms हैं, थोड़ा distance उसमें gap ज़्यादा होता है. Whereas in liquid, उसके molecules ये जो atoms हैं उनके बीच में the gap is much more. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज वेरी हाई कंपेयर टू लिक्विड एंड लिक्विड डेंसिटी इज हाई कंपेयर टू गैस। डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, जो ज़्यादा डेंस होगा तो क्या मैं चाहूँगा तो इसके सॉलिड के अंदर घुस सकता हूँ, नो इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू टू एंटर अ सॉलिड बिकॉज डेंसिटी इज वेरी हाई, बहुत ठोस है, डेंसिटी इज वेरी हाई। व्हाट अबाउट लिक्विड, आप वॉक कर सकते हो लिक्विड में, यस, एंड स्विमिंग भी कर सकते हो, दैट मीन्स its density is less. And what about air और गैस, इसमें तो आप जहाँ चाहो पैदल घूमना है पैदल घूमो, and if you want to drive a car you can do that. That means its density is very less. Clear? But something is very important. तो ये अब इन तीनों मैटर्स के बारे में क्या चीज़ है, वो ये चीज़ है कि इसके जो एटम्स हैं, जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं, जितने भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, किसी को भी ले, ये एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से जुड़े रहते हैं, एक परिवार की तरह। दे हैव अ वेरी डीप बॉन्डिंग इन बिटवीन देम। बॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ, मैं किसी एक को छेड़ूं, इफ आई ट्राई टू पुल दिस, देखो पुल करते हैं तो सारे के सारे अलाइन हो जाते हैं उससे वापस लाने के लिए। क्या होता है वापस, इफ आई ट्राई टू पुल दे आर अगेन कमिंग बैक। सो इनमें एक बॉन्डिंग है, लाइक अ फैमिली, इररेस्पेक्टिव वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। भाई इतना ही डिफरेंस है ना, एक की डेंसिटी ज़्यादा है, एक की कम है, एक की उससे भी कम है। इसका मतलब मैंने जब ये पुल किया तो क्या हो रहा था, देखो इधर से उधर सारे के सारे डिस्टर्ब हुए एंड छोड़ा था वापस आ गए। दैट मीन्स द सिंक्रोनाइजेशन और द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द एटम्स इज वेरी गुड, सो दे आर वेल सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज मतलब क्या होता है, लेट्स वॉच दिस मूवी। ये क्या है, these are birds, बहुत सारी चिड़िया हैं and they are all flying together। तो टकरा रही है एक दूसरे से नहीं, look how beautiful। जब ऐसी चिड़िया, बहुत सारी चिड़िया एक साथ बिना टकराए उड़ती हैं तो इसको क्या बोलते हैं, we call it birds are flying in a synchronization। बहुत अच्छा तालमेल है हिंदी में बोले तो। सेम वे में ये जो मेरे एटम्स हैं इनके बीच में बहुत ज़्यादा तालमेल होता है, बिकॉज एवरी वन इज अटैच विद ईच अदर। ये तो स्प्रिंग मैंने दिखा दी है, बट इनविजिबल बॉन्ड्स होती हैं इनके बीच में। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया? लेट्स मूव फर्दर एंड नाउ वी वांट टू अंडरस्टैंड अ इंपॉर्टेंट टर्म, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन होता क्या है, लेट्स वॉच दीज मूवीज। एग्जाम्पल 1 से चलते हैं। ये आपने जिम में देखा होगा, ऐसे रोप्स को करते हैं ऑन सी बेड, इस टाइप्स का एक रहता है फॉर जनरेशन ऑफ पावर। ये ऊपर नीचे जा रहे हैं, राइट, सी वेव्स के ऊपर, फॉलोइंग द वेव्स, अ ब्यूटीफुल सिस्टम। नाउ वॉच दिस, दिस इज अ ब्रिज। व्हाट इज हैपनिंग, पूरा ब्रिज हिल रहा है। हिल रहा है मीन्स मैं यदि बॉल लूँ लाइक दिस ब्लू वन और मैं उसकी एक मिड पोजीशन डिफाइन कर दूँ, सो ये सारी चीज़ें ऐसे ही हिल रही है, गोइंग अप एंड डाउन। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखो इस मूवी को दोबारा,
central position क्या को, it is going up and it is going down. So such type of motion where something is going up and down, each part, look, it is going up and down. So we call it, this type of vibration is called vertical vibration in vertical direction. तो ये पुल क्या बोलते हैं, वाइब्रेट कर रहा है. ओके, लेट्स डू अनदर एग्जांपल. फॉग देखा है लेफ्ट में, क्या है फॉग, कॉलेज में होता है, स्कूल में होता है. इफ यू हैव नॉट सीन, प्लीज गो एंड विजिट योर लाइब्रेरी, नो सॉरी लैब. इन द लैब यू विल फाइंड दिस फॉग. कुछ नहीं, दो मेटल के पीस होते हैं तो नीचे से जुड़े रहते हैं. इसको आप हिट करो यहाँ साइड में, सो दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग. ऐसे कभी दोनों अंदर आएंगे, कभी दोनों बाहर जाएंगे, ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट करते हैं. ये यहाँ पे एक्चुअली रखा हुआ है. बट जब आप इसको वाइब्रेट करेंगे, क्या आपको ये दिखता है कि वाइब्रेट कर रहा है? नो, नहीं दिखता, बिकॉज इट इज वाइब्रेटिंग सो फास्ट. तो क्या तरीका है इसका कि वाइब्रेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो लेट्स वॉच दो तरीके हैं इसको पता लगाने के. एक, यू कैन सी, एंड इन अदर यू कैन हियर. लेट्स वॉच द फर्स्ट वन. ये इन्होंने इसको हिट किया अगेंस्ट अ टेबल, राइट. नाउ इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड मैं पानी में ले जाके जैसे ही उसको डाला, ओ वाइब्रेट कर रहा था, इसीलिए तो पानी इधर उधर हुआ, अदरवाइज नहीं होता. दैट मीन्स इट इज, दीज फॉक्स आर वर वाइब्रेटिंग, राइट. लेट्स डू अनदर एक्सपेरिमेंट. क्या हुआ, जिस टीचर ने इस दो फॉक्स को हिट किया, कितनी साउंड प्रोड्यूस हुई, दैट मीन्स इट इज वाइब्रेटिंग. लेट्स वॉच दिस मूवी. ये क्या है, गिटार की स्ट्रिंग्स है. क्या करते हैं वो, दे आर ऑल्सो वाइब्रेटिंग. सो द फॉक्स के दोनों आर्म्स, लेफ्ट एंड राइट आर्म्स आर वाइब्रेटिंग एंड दिस गिटार स्ट्रिंग्स आर वाइब्रेटिंग, राइट. सो ये वाइब्रेशन कैसा हो रहा था, लाइक से यदि मेरी एक सेंटर लाइन है, इफ आई टेक अ बॉल एंड आई हिट इट, स्टार्ट वाइब्रेटिंग. सो इस केस में क्या हो रहा है, वाइब्रेशंस, ये स्ट्रिंग का वाइब्रेशन कैसे हो रहा था, इस डायरेक्शन में. फॉग का वाइब्रेशन क्या रहा होता है, इस डायरेक्शन में. एंड व्हाट इज दिस डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. सो ये क्या, किस टाइप के वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो क्लियर, दो तरह के वाइब्रेशन हुए. इसके अलावा भी और कुछ हुआ. लेट्स ऑब्जर्व, दोबारा से ऑब्जर्व करते हैं एग्जाम्पल वन को. हियर वी हैव टू सी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड पार्टिकल मूवमेंट. पार्टिकल मूवमेंट किस चीज का. सो यदि आप इस एग्जाम्पल में देखें तो ये जो बंदा था, दिस गाय, ही वाज मूविंग द रोप अप एंड डाउन, रिमेंबर. और हमारी रोप किस डायरेक्शन मूव कर रही थी, इस डायरेक्शन में. तो ये तो मूव ऊपर नीचे कर रहा है, ये सामने कैसे जा रही है. दैट मीन्स द फोर्स इज अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन, व्हेयरएज द मूवमेंट इज इन दिस डायरेक्शन. मूवमेंट मीन्स किस चीज है, मूवमेंट. अब मूवमेंट कोई अपने आप तो होता नहीं है, ये रिमेंबर. आइंस्टीन ने क्या बताया था, या न्यूटन्स की लॉ क्या है, कोई भी चीज स्टेशनरी है तो स्टेशनरी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी, अनलेस एंड अनटिल यू आइदर स्टॉप इट और यू गिव अ फोर्स. सो ये रोप ऐसी पड़ी थी, इन्होंने इसको वर्टिकली किया, इट स्टार्ट मूविंग, द एनर्जी स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन. चलो एक ये देखते हैं नीचे वाले को. एक स्प्रिंग है एंड लेट्स सी, मैं इस स्प्रिंग में सेम वे में, इस स्प्रिंग में मैं फोर्स लगाता हूँ, मैं इसको ऐसे से हिला रहा हूँ, दैट मीन्स दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. वेयर इट इज, ये देखो, एनर्जी इज मूविंग दिस डायरेक्शन. ये वेव अपने आप थोड़ी बन जा रही है, एनर्जी से बन रही है. वॉच अगेन, राइट. तो ये वेव और ये एनर्जी जब जा रही है सामने, क्या बना रही है, इसको एक वेव फॉर्म बना रही है. सिमिलरली जैसे यहाँ ऊपर वाले में रोप में बनाया, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इन दोनों केसेस को आई वांट टू रिप्रेजेंट, आई कैन रिप्रेजेंट दिस वे. सो दिस शेप इज कॉल्ड वेव. जो सी में वेव्स आती है, ऊपर लहरें आती है ना, ऐसे. और वो मूव किस डायरेक्शन में कर रही है, वेव्स आगे की डायरेक्शन. मीन्स अपने आप तो जा नहीं रहे हैं, कुछ फोर्स लग रहा होगा, एनर्जी लग रही होगी, तभी तो अपने आएगी. बिना एनर्जी का आप चल पाते हो क्या, नहीं, मैं थक गया, राइट. दैट मीन्स देयर इज सम एनर्जी व्हिच इज टेकिंग इट फॉरवर्ड. सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ एनर्जी. फोर्स हम लग रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में इस केस के अंदर. दोनों केस में देखो, इधर भी इधर लगा, राइट, एंड इस केस में भी ऐसे ही लग रहा है. अब मैं एक पॉइंट लेता हूँ, इस रोप के ऊपर यहाँ पे एक पॉइंट ले लूँ, और सेम वे में वेव पे भी मैं यही पॉइंट बोल सकता हूँ, यहाँ पे ले लूँ. तो एक्चुअली में क्या हो रहा है,
क्या मेरी रोप का ये जो पॉइंट है, जो इसका एटम है, वो रोप किससे बनी है? एटम से, रस्सी से बनी है, रस्सी के अंदर क्या एटम्स। तो क्या मेरा एटम मूव कर रहा है आगे? नहीं, मेरा एटम एक्चुअली क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है ऊपर नीचे। राइट, लेट्स सी, टीवी इसको दोबारा देखें, ये देखो पॉइंट वही है। राइट, सो मैं ऐसे देखूं तो ये मूव कर रहा है मेरा ऊपर नीचे। यदि मैं ये सेम चीज इसके हैंड को देखूं तो हैंड क्या है, ये पॉइंट मान लो, बॉल यहाँ पॉइंट को दिखाता हूँ, ये जो एटम उसके हाथ में है, तो ये कभी हाथ मेरा जो है यहाँ से ऊपर जाता है, इट इज कमिंग डाउन। सो दिस एक्चुअली इज मूविंग अप एंड डाउन। और मैं इस पोजीशन में देखूंगा तो इट विल, अभी एज ऑफ इंस्टेंट ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। और एनर्जी इस डायरेक्शन में क्या है, मूव कर रहा है जो वेव, तो बेसिकली दिस इज अ टाइम, इस डायरेक्शन में समय के साथ ही आगे बढ़ रही है। अपने आप तो नहीं हो रहा, ये देखो दोबारा वॉच करते हैं, देखो अभी कुछ सेकंड पहले इट इज विद टाइम, इट इज मूविंग फॉरवर्ड, द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टाइम। तो यदि मैं टाइम के साथ इस फोर्स को रिप्रेजेंट करूं तो आई कैन रिप्रेजेंट इट इन दिस फॉर्म। राइट, तो इसमें हो क्या रहा है ये पार्टिकल का, एज आई टोल्ड यू, सो देयर इज अ मिड पोजीशन, ये पार्टिकल यहाँ जाता है, नीचे जाता है एटम, वापस अप एंड डाउन मूव कर रहा है इन वर्टिकल डायरेक्शन। सो सच वेव्स, जो ये वेव बनी, ये जो वेव्स बन रही हैं, इस टाइप की वेव्स को दीज आर कॉल्ड मैकेनिकली क्रिएटेड वेव। अपने आप तो बनी नहीं थी, ये आदमी ने ताकत लगाई तभी, और जब मैंने यहाँ ताकत लगाई तब तभी ये वेव बनी। सो दे आर मैकेनिकली क्रिएटेड, अपने आप नहीं, नेचुरली नहीं हो गई। एंड सच वेव्स जहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ एनर्जी, उस वेव्स को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। क्लियर? ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। और इसके एग्जांपल कौन कौन से होते हैं ट्रांसफर की? लाइट वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एक्स रेज, नाम सुना है ना सब, ये सब इस टाइप की वेव्स होती हैं ट्रांसफर वेव्स, जहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ एनर्जी बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। लेट्स टेक अनदर वन, एग्जांपल नंबर 2, जहाँ पे हम क्या बजा रहे थे, गिटार बजा रहे थे। इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, और फॉर्क में क्या हो रहा था, हमने फोर्स लगाया, ये वाइब्रेट किस डायरेक्शन में हुआ, गिटार में देखो इस डायरेक्शन में हो रहा है, वेव बन रही है। ये क्या है, किसी भी चीज को आप हिट करोगे, सो अगेन मेटल में वेव्स क्रिएट होंगी। तो इनमें वेव्स कैसे हो रही हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल हमारी वेव्स कैसे हो रही थी, हॉरिजॉन्टली। इसमें भी सेंटर लाइन है, और सेंटर लाइन के इधर उधर द एटम्स आर मूविंग। ये जो स्ट्रिंग है मैंने हिट की, इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। एक मिड पोजीशन होता है दैट इज कॉल्ड सेंटर लाइन, और एक अपर लिमिट या लोअर लिमिट या लेफ्ट साइड या राइट साइड, इस लिमिट में ये ऐसे वाइब्रेट करता रहेगा। राइट, तो दैट इज अ वाइब्रेशन। कोई भी चीज यदि इस डायरेक्शन में है, ये हमने स्ट्रिंग में देखा, ये वेव्स क्रिएट हो रही है, देखो दैट मींस यदि मैं टाइम के साथ इसको ड्रॉ करूं तो आई कैन क्रिएट अ वेव। एंड एक जो इंपॉर्टेंट चीज जो पहले में नहीं हुआ था, दिस टाइम साउंड इज क्रिएटेड। दैट मींस जब साउंड वेव्स क्रिएट होती हैं, सो होता क्या है एक्चुअल में, जस्ट वॉच दिस मूवी। When an object vibrates, it pushes the surrounding air molecules into one another, starting a chain reaction of collisions through the air. These collisions travel in waves. क्या समझा? जब भी मैंने इस पे फोर्स लगाया लाइक फॉर्क में, जैसे इसमें मैंने हिट किया, तो ये क्या हुआ, ये तो खुद तो वाइब्रेट करने लगा, और जो हमारे मैटर था, सॉलिड लिक्विड या गैस कुछ के, उसके जो एटम्स हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग। तो ये फोर्स लग रहा है उसमें बार बार, ठाक 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 ठाक। राइट, और वो फोर्स लग रहा है, तो हो क्या रहा है, एक और तरीके देखो, जैसे ये स्प्रिंग का एग्जांपल। अब मैं फोर्स क्या करूंगा, इसमें देखो क्या हो रहा है, लो ध्यान से, एक वेव मूव करती हुई, ध्यान से देखा नहीं, देखो ये वापस आई, अगेन आई एम पुशिंग इट, पुश, ये देखो गई वेव। राइट, तो ये भी एक तरह की वेव ही है, बट ये वेव जो है, जो हमने फर्स्ट देखी थी ट्रांसफर वेव्स, उससे थोड़ी डिफरेंट है। लुक, इट इज नॉट मूविंग दिस वे, इट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। राइट, सेम इसमें भी क्या था, हमने यहाँ पे हिट किया था, हैमर से हिट किया, तो ये फोर्स लगाया, दैट मीन्स इट मीन्स फोर्स। फोर्स लगाने से क्या हुआ, द पार्टिकल्स और द एटम्स ऑफ द मैटर स्टार्ट मूविंग इन दैट डायरेक्शन, तो ये वेव्स क्रिएट हुई। राइट, सेम इसमें भी देखो, मैं फोटो में स्प्रिंग के केस में फोर्स इस डायरेक्शन में है, सो मेरी वेव का मूवमेंट भी क्या है, या वेव मीन्स एनर्जी, एनर्जी का डायरेक्शन क्या है, सेम,
तो इस केस में फोर्स एंड एनर्जी दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। लाइक हवा के अंदर एक ब्लास्ट हो जाए, बम फटता है ना, दिवाली पे बनाते हो, तो जैसे ही बम फटता है तो उससे वेव्स क्रिएट होती है, वेव्स जाती है, फिर उससे दूर और जाती है, उससे दूर जाती है, तो वो क्या कर रही है, सो इधर पार्ट एटम्स हैं एयर के अंदर, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको पुश कर रही है, लाइक द स्प्रिंग, लाइक जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। ओके, तो सच वेव्स आर आल्सो मैकेनिकली क्रिएटेड, अपने आप तो क्रिएट हो नहीं, मैंने हिट किया, ये पटाखा अपने आप तो जला नहीं, मैंने ब्लास्ट किया, तभी वेव्स क्रिएट हुई। सो दीज आर मैकेनिकल वेव्स एंड सच वेव्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल मीन्स अलोंग द लेंथ, अलोंग द लेंथ मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में वेव जा रही है। वेव जा रही है तो क्यों जा रही है, क्योंकि एनर्जी है, बिना एनर्जी को जा ही नहीं सकती। सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वेव और एनर्जी इज इन सेम डायरेक्शन। याद रखने के लिए अलोंग द लेंथ एल, लॉन्गिट्यूडनल, राइट, दीज आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो हम समझ गए दो तरह की वेव होती है जब भी वाइब्रेशंस होते हैं। ओके, और इसका बेस्ट एग्जांपल इज साउंड वेव्स, क्योंकि इस टाइम आपने आवाज सुनी थी जब हमने गिटार बजाया था तब भी, और व्हेन वी वर हिटिंग, व्हेन वी हिट दिस पर्टिकुलर रॉड विद अ हैमर, तो आवाज आई थी। तो ट्रांसफर वेव्स में आवाज नहीं आती, वेयर इज इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में आवाज जनरेट होती है, साउंड इज क्रिएटेड। समझ में आ गया साउंड कैसे क्रिएट हुई, व्हेन वी हिट समथिंग। Okay, this means that energy can be transferred in two ways. कौन सी एनर्जी, जो मैं हिट कर रहा हूँ, एक केस में मैंने रोप को ऊपर नीचे किया, सो इस टाइप का एक सरफेस क्रिएट हुआ, एक वेव क्रिएट हुई, एनर्जी की डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर। वेयर इन सेकंड केस मैंने जिस डायरेक्शन में हिट किया, सो स्प्रिंग में देखो ऐसी जा रही थी ना, इकट्ठा होते हुए जा रही थी आगे, सो कंप्रेशन हो गया, जहां पे वो खिंच गई दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। सो दिस कॉल्ड रिफ्रैक्शन कंप्रेशन, रिफ्रैक्शन कंप्रेशन की एक साइकिल स्टार्ट हो जाती है, राइट। एंड दिस डायरेक्शन एक्स एक्सिस में मैंने क्या बोलता है, टाइम, ये मेरी डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो गई। यदि वो स्प्रिंग की जगह में हवा में जो हिट कर रहा था, हमने किया था हवा में किया, तो हवा के मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होते हैं, तो ये कंप्रेस्ड हुए, फिर रेरिफिकेशन हुआ, फिर कंप्रेशन, रेरिफिकेशन, कंप्रेशन, इस तरीके से आप दूर से दिखोगे एज इफ द वेव इज ट्रैवलिंग, राइट, बट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फोर्स दिया उस डायरेक्शन में, राइट, क्लियर। ओके, यही हमारे एग्जांपल्स थे। तो फर्स्ट को हमने क्या बोला था, व्हेन फोर्स एंड एनर्जी 90 डायरेक्शन 90 डिग्री में होते हैं तो दीज आर कॉल्ड ट्रांसफर वेव्स, दीज वेव्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जो हम स्प्रिंग या मैटर में क्रिएट करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बेस्ट एग्जांपल इज साउंड वेव्स। आई होप यू अंडरस्टूड, इतना समझ गए हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। वेव के बारे में कुछ तीन चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बेसिक्स होती हैं जो समझना होगा। So this is our wave and we are talking about transfer wave. Transfer wave समझ गए तो longitudinal wave समझ गए, दोनों exactly same है, बस डिफरेंस क्या था, डायरेक्शन ऑफ फोर्स का। पर वेव मीन्स समुद्र की लहरें, लहरें मीन्स वेव्स, याद रखो, राइट। बस यहाँ पे हमको जो लेफ्ट साइड में हमने फोर्स लगा रहे हैं, एक में अप डाउन में लगाते हैं, इसमें ऐसे कंप्रेस करते हैं। फर्स्ट थिंग इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज अ डिस्टेंस, हम एम से उसको मेजर करते हैं क्योंकि बिकॉज इट इज अ डिस्टेंस। किस चीज का डिस्टेंस, पहले समझ लें। ये वेव में जो हमारे हमने रोप थी और हमने जो वेव बनाई, या सी वेव हो, वैसी होती है, इसी शेप में होती है। तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो ऊपर उठती है वेव, जो टॉप मोस्ट एरिया होता है उसको बोलते हैं क्रेस्ट, और जो बॉटम एरिया जो नीचे चली जाती है वेव उसको बोलते हैं ट्रफ। तो हमारे देखो ये क्रेस्ट है, देन ट्रफ, फिर ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ, ये क्रेस्ट है। तो ये जो ऊपर वाला एरिया क्रेस्ट, पहाड़ पे जो चोटी होती है, टॉप मोस्ट पॉइंट इज कॉल्ड क्रेस्ट, घाटी इज ट्रफ, क्लियर। एंड हमने ये बोला था कि जो एक मिड पाथ होता है, मिड पोजीशन होती है, मिड पोजीशन से आप कितना ऊपर गए या कितना नीचे गए, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये इसका डिस्टेंस है, यहाँ से हम मेजर करो स्केल से, ये वेव इतनी ऊंची उठी तो ये सेंटर लाइन से ऊपर उठाओगे तो ये विल कम टू दिस इज एम्पलीट्यूड। सपोज ये 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर इज एम्पलीट्यूड इन सेंटीमीटर, उतना ही नीचे होगा। तो एम्पलीट्यूड सेंटर पोजीशन ऊपर लो या नीचे लो, इट्स सेम। याद है हमारी बॉल, ये मिड पोजीशन, ये अपर लिमिट, लोअर लिमिट, और इस तरीके से ये बॉल हमारी वाइब्रेट कर रही है, राइट, इट इज गोइंग अप एंड डाउन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पलीट्यूड, इसको शो कैसे करते हैं, स्मॉल ए से, द मैक्सिमम डिस्टेंस टू विच अ वाइब्रेटिंग बॉडी
moves on either side of its mean position or mid position is called amplitude of variation. मीन्स मिड पोजीशन से कितना मैक्सिमम ऊपर गए या कितना नीचे गए उसी को हम क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड. लेट्स मेक टेक अनदर एग्जांपल, अनदर वे. ये क्या है, क्या पता लगा सकते हो इसका एम्पलीट्यूड कितना है? सेम क्रस्ट ट्रफ, तो एम्पलीट्यूड कैसे बोलेंगे? यस, यू आर राइट, फ्रॉम मिड पोजीशन टू द हाईएस्ट पोजीशन, या मिड पोजीशन से बॉटम मोस्ट पोजीशन. तो इसमें फर्क क्या होगा इस वाले वाइब्रेशन में और इस वाले वाइब्रेशन में? दोनों वेव्स में फर्क क्या है? इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है. ज्यादा है मीन्स क्या हुआ, ये मिड पोजीशन से ज्यादा दूर तक जा रही है, ये कम दूर तक जा रही थी. और ये जा क्यों रही है? क्योंकि वी हैव अप्लाइड फोर्स राइट इन वर्टिकल डायरेक्शन. दैट मीन्स यहाँ मैंने फोर्स इस पोजीशन से यहाँ तक ले जा रहा हूँ, उसको रस्सी को पकड़ के ऊपर ले गया, नीचे ले गया, तो इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो एम्पलीट्यूड कम हुआ. अब मेरे को ज़्यादा दूर तक ले जाना है तो मीन्स आई हैव टू पुट मोर पावर, ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी. इसका मतलब क्या होगा, हायर द एम्पलीट्यूड, जिसका एम्पलीट्यूड इस वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है उसको उस वेव में पावर ज़्यादा होगी. पावर क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि मैंने ज़्यादा पावर लगाई. तो समुद्र में जब ऊंची लहरें आती हैं तो बोलते हैं ना बड़ी खतरनाक वेव्स हैं. खतरनाक क्यों है? मीन्स उसमें मोर पावर है. शिप आया या कोई आया डुबो देगी. छोटी वेव्स में उतनी पावर नहीं होती है. पावर मतलब हायर द एम्पलीट्यूड मीन्स हायर द पावर, याद रखना. सो एम्पलीट्यूड इज क्लियर, डन. लेट्स टेक द सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म एंड दैट इज कॉल्ड वेव लेंथ. क्या बोलते हैं उसको? वेव लेंथ. बिकॉज इतनी लेंथ, तो अगेन यूनिट इज इन मीटर्स, स्टैंडर्ड आईएस यूनिट, आप सेंटीमीटर में बोल सकते हो राइट. सो ये हमारी वेन सेम सेम डायग्राम राइट. ये वर्टिकल हाइट में डिस्टेंस है और ये हमारे टाइम में हमने शो किया हुआ है राइट. तो जो क्रेस्ट और नेक्स्ट क्रस्ट, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम टॉप टू टॉप राइट, या ट्रफ टू ट्रफ, बॉटम टू बॉटम, दिस इज कॉल्ड वेव लेंथ. इसको किससे ड्रॉ करते हैं? एल, ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं लैम्डा. क्या बोलते हैं? लैम्डा. सो द वेव लेंथ इज, डेफिनेशन क्या हुई, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, कंसेक्यूटिव मींस लगातार, ये क्रेस्ट आ गए, फिर उसके बाद ये नीचे जाएगा, फिर एक क्रेस्ट आएगी. तो दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के अंदर या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स के बीच में द डिस्टेंस बिटवीन दैट इज कॉल्ड अ वेव लेंथ. तो वेव लेंथ ऑफ द वाइब्रेशन बिकॉज इट इज वाइब्रेटिंग राइट. अब ये ले लो, इसमें क्या है, सेम में निकाल सकते हो. यस, इस क्रेस्ट से इस क्रेस्ट तक की दूरी ये लैम्डा हो गई, लैम्डा इज वेव लेंथ. या बॉटम से बॉटम का ले लो, जैसा वेव लेंथ कौन सा बड़ा है, इस वेवलेंथ का लेफ्ट साइड का बड़ा है वेवलेंथ या इसकी वेवलेंथ ज्यादा है? राइट, राइट साइड वाले की ज्यादा है, क्योंकि इसकी लेंथ जो कि सेंटीमीटर में होगा, सपोज इट इज 5 सेंटीमीटर, मे बी दिस इज 4 सेंटीमीटर. देखने से मालूम चल रही है. और क्या मालूम चल रहा है? इसका मतलब वेव लेंथ इसकी बड़ी हो गई, इसकी छोटी हो गई. क्या मतलब हुआ? देखो, यदि हम मिड पोजीशन से लेते हैं, यहाँ जो पार्टिकल है ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, वेव तो ऐसे जा रही है, पर जो मॉलिक्यूल है, एटम है, क्योंकि ये सॉलिड चीज है, ये तो कहीं नहीं जाते, ये तो यहीं कहीं रहते हैं. तो ये क्या हो रहा है, ये देखो ऐसे है. वेरएज इसमें सेम चीज, उतना ही डिस्टेंस, एम्पलीट्यूड सेम है, पर वेवलेंथ डिफरेंट है. क्या हो गया? देखो, इट इज मूविंग स्लोली. दैट मीन्स ये चीज लहर नीचे से धीरे 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 करके ऊपर आएगी और फिर धीरे 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 करके नीचे जाएगी. इसका मतलब वेवलेंथ क्या होगी? ज्यादा हो गई. जब ज्यादा वेवलेंथ होगी दैट मीन्स में एनर्जी नहीं है. मैं इसको या रोप के केस में लूँ तो मैं देखो क्या कर रहा हूँ, मैं इसको मिड पोजीशन से इतना ही ऊपर ले जा रहा हूँ, इतना ही नीचे ले जा रहा हूँ. दोनों केस में एक्जैक्टली सेम, बिकॉज एम्पलीट्यूड इज सेम. एम्पलीट्यूड हमने बोला मिड से लेके यहाँ तक, राइट. क्लियर है ना? ओके. जब एम्पलीट्यूड बराबर है तो मैं उस रस्सी को नीचे से धीरे धीरे ऊपर उतना ही ले जा रहा हूँ, बट डिफरेंस क्या हो रहा है, यहाँ मैं थोड़ा जल्दी ले जा रहा हूँ, फास्ट ले जा रहा हूँ, और यहाँ मैं धीरे ले जा रहा हूँ क्योंकि मैं थक चुका हूँ. दैट मीन्स जब मैं धीरे धीरे ले जा रहा हूँ तो मेरी जब वेव लेंथ ज्यादा होगी, थक गया, मीन्स में एनर्जी कम है. लहरें आ तो रही है पर उनका बीच का डिस्टेंस, लहरों के बीच का डिस्टेंस क्या है, टॉप पोजीशन डिस्टेंस ज्यादा हो गया. दैट इज द वेव लेंथ. तो वीकर द वेव, तो वेव लेंथ क्या होगी, लंबी होगी. तो किसी भी चीज की वेव लेंथ ज्यादा है तो उसमें उतनी एनर्जी कम होगी. क्लियर? ओके. लेट्स मूव टू द थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ अ वेव, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. इसको मेजर करते हैं हर्ट्ज में. एक साइंटिस्ट है, उनके नाम पे शॉर्ट फॉर्म में हम एसजेड लिख देते हैं. ओके.
हमने जैसे बोला था ये तो डिस्टेंस उधर एम्पलीट्यूड हम समझ गए, हमको वेवलेंथ मालूम चली है, टॉप टू टॉप या बॉटम टू बॉटम का डिस्टेंस। अब ये यहाँ से देखो, एक जब वेव, जब मैंने इसको रोप को उठाया था यहाँ से, फिर मैं नीचे लाया, तो ये क्या है, ये पार्टिकल तो अप एंड डाउन साइकिल इसकी तो चल रही है, पर सब्सिक्वेंट सब जुड़े हुए हैं, तो ये नीचे जा रहे हैं, वेव बना रहे हैं ऐसे। तो मीन्स ये मेरा पार्टिकल यहाँ से गया घूम के यहाँ तक आने, मीन्स ये एक बार बॉटम गया और फिर अप आया, एंड फिर यहाँ से बॉटम गया, ये ऊपर आया। बट दूर से देखने में तो ऐसे ही लग रहा है, पर एक्चुअल में तो अपनी पोजीशन पे है। दैट मीन इट इज गोइंग अप डाउन। तो यहाँ से हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, टाइम के साथ देखूंगा तो ऐसे पुल कर सकता हूँ, राइट। तो मीन्स टॉप पोजीशन स्टार्ट किया, बॉटम गया और टॉप आया, तो दिस इज कॉल्ड वन साइकिल। ऐसे दिखाऊं टाइम के साथ, और मैं दूसरे तरीके से दिखाऊं ऐसे, कैसे दिखा सकता हूँ, मिड पोजीशन से स्टार्ट किया और देखो 1 2 1 2, दैट मीन्स टॉप से यहाँ गया, एक साइकिल, साइकिल कंप्लीट, पूरा सर्कल हो गया, नीचे गया ऊपर आ गया। जिस पोजीशन से भी स्टार्ट हुआ, मिड से भी स्टार्ट होगा तो मान लो मैं यहाँ से लेता हूँ, तो मैं साइकिल कैसे कंप्लीट हो गई, मिड से स्टार्ट किया, टॉप, मिड, बॉटम एंड फिर मिड, तभी तो मेरी साइकिल कंप्लीट होगी पूरी, नहीं तो यहाँ से यहाँ तक तो आधी हुई। और फिर नीचे जाऊंगा, फिर नीचे तो जाना ही है मेरे को, क्योंकि फोर्स में ऐसे पूरा लगा रहा हूँ, सेंटर पोजीशन अप एंड डाउन, क्लियर है। सो दिस इज कॉल्ड वन साइकिल, नीचे से अपनी पोजीशन पे वापस आता है, दिस वन साइकिल। ना हमने कितनी साइकिल कवर की देखो, यहाँ से लेके एक और यहाँ से लेके दो, तो हमने कवर की 2 साइकिल, और टाइम कितना लिया स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक, 0.5 seconds. So in another word, total number of complete cycle और vibrations, जो ये वाइब्रेशन हमारे हो रहे हैं ऐसे बोलूँ या ऐसे वेव की साइकिल्स बोलूँ, कितनी है 2, टोटल टाइम टेकन 0.5, यदि ये तो मेरा ऊपर नीचे जा रहा था, मैं कैलकुलेट करता था तो कितना टाइम लगा था मुझे, 0.5 सेकेंड। सो द फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, टोटल वाइब्रेशन डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, तो 2 डिवाइड बाय 0.5 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 हर्ट्ज। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव, और ये जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं वेव की, या ये जो पार्टिकल मूव करना है, एटम्स मूव करना है अप एंड डाउन, इज कॉल्ड द नंबर ऑफ वाइब्रेशन, एन से शो किया जाता है इसको, राइट। इन अ सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, एक सेकेंड में कितनी साइकिल कंप्लीट हुए, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन अ सेकेंड, एक सेकेंड में कितने हो गए, 10 हुए, तो उसकी हार्ट फ्रीक्वेंसी हुई 10। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 4 हर्ट्ज। 4 हर्ट्ज क्योंकि आधे सेकंड में दो, तो एक सेकंड में दो नहीं तो होंगे, यही तो निकला इससे, 4 हर्ट्ज, दैट इज क्लियर। लेट्स टेक अनदर वेव, ये वेव दिख रही है, इन दोनों वेव में कुछ डिफरेंस दिख रहा है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक टाइम तो इसमें 0.5 भी लग रहा है, दैट मीन्स यहाँ साइकिल कितनी है, काउंट कर सकते हैं, ओके, टॉप से गए बॉटम एंड टॉप, वन साइकिल, 2 3 4, दैट मीन्स 0.5 सेकेंड में हमने कितनी साइकिल कंप्लीट की, 4 साइकिल्स। ये देखो सेम एम्पलीट्यूड है दोनों वेव्स का, उतनी हाइट है यहाँ से मिड से टॉप तक, एंड ये देखो कितना फास्ट जा रहा है। सो उतना ही 0.5 सेकेंड में इसने कितनी बार ऊपर नीचे चला गया, साइकिल कितनी कंप्लीट करनी है, 4, तो हम इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ साइकिल 4, टाइम लगा 0.5, फ्रीक्वेंसी कितनी, टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स डिवाइड बाय टाइम, टोटल टाइम टेकन, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 8 हर्ट्ज। तो जब फ्रीक्वेंसी 8 हर्ट्ज होगी, मीन्स हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई, टीवी में देखते हैं ना ग्राफ, पिक्चर में दिखता है, तो ये जितना पास में आती जाएंगी, दैट मीन्स द फ्रीक्वेंसी इज मोर हायर, द फ्रीक्वेंसी मीन्स एक सेकंड में ज़्यादा बार ऊपर नीचे जा रहे हैं या ज़्यादा नंबर ऑफ वेव्स आए। तो डायग्राम देख के पता लगा सकते हो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में कितने चक्कर लगा है, कितनी साइकिल्स कंप्लीट की, डन। लेट्स गो टू द थर्ड इंपॉर्टेंट, फोर्थ इंपॉर्टेंट, टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया, तो टाइम पीरियड इज एक्चुअली रिवर्स ऑफ दैट, मतलब इसको हम सेकंड में, टाइम है तो सेकंड में ही होगा। कहने का मतलब यह है, एक साइकिल कंप्लीट करने में, एक साइकिल का आते हैं हमारी क्रस्ट से स्टार्ट हुई, ट्रफ एंड अगेन क्रस्ट, तो यहाँ से आता है, दिस इज वन साइकिल, राइट। इसको कंप्लीट करने में हमने कितना टाइम लिया, और हमको इस ग्राफ में क्या दिया हुआ था कि यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करने 0.5 से लगे, और नंबर ऑफ साइकिल अभी हम पता लगाया था कितनी थी, 2 थी, या हम एक साइड से खड़े होकर देख रहे होते इसको तो कैसा दिखता है हमको, यहाँ से 1 और 2, 2 बार गया, 2 साइकिल 0.5 सेकेंड में, निकाल लो टाइम पीरियड कितना होगा, टोटल नंबर टाइम टेकन 0.5 सेकेंड, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और साइकिल्स 2, एक साइकिल में कितना लगेगा, इसका आधा ही लगेगा ना, कितना होगा 0.25 सेकेंड। लेट्स टेक अनदर वेव, so the time taken to complete one vibration or a cycle is called wave time period, or time period of a wave. This is another wave, इसमें कुछ डिफरेंट है, यस डिफरेंट है, इसका एम्पलीट्यूड सेम है,
वेवलेंथ याद है, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, इसकी वेवलेंथ कम है। दूसरा, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है, इसकी कम है। नंबर ऑफ साइकिल ज्यादा दिख रही है, पर इसमें भी टाइम उतना ही लग रहा है। दैट मीन्स जब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो यहाँ से देखो कम कम टाइम लगेगा, टाइम पीरियड निकाल लो। सेम, जब टाइम कम लगा तो मीन्स क्या हो गया, वाइब्रेशंस बढ़ गए, फास्ट हो गए। फॉर्मूला क्या था, टोटल नंबर ऑफ साइकिल 0.5 सेकंड में कितनी कंप्लीट की हमने, 4, टाइम लगा 0.5, तो 0.5 टाइम लगा, 4 से 4 से डिवाइड किया, तो टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल इज 0.125 seconds, which is half of 0.25. एक और इंपॉर्टेंट चीज हुई, टाइम पीरियड इज एक्चुअली इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है। फ्रीक्वेंसी में क्या बोले थे, एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन हुए। टाइम पीरियड में क्या बोलते हैं, एक वाइब्रेशन को करने में कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। डन। सो वी अंडरस्टूड द फोर इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ वेव और ट्रांसफर वेव्स। अब ट्रांसफर वेव का क्लियर हो गया। सो एनी वेव, द एनी वेव मीन्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमारा कैसे हो रहा था, कंप्रेशन, रेयरिफिकेशन, कंप्रेशन, रेयरिफिकेशन, यही हो रहा था स्प्रिंग वाले केस में। तो इसमें वेवलेंथ कैसे बोलते हैं, इस कंप्रेशन के सेंटर से ले लो और इसके सेंटर से लो, जो डिस्टेंस होगा तो हम बोलते हैं वेव इस तरीके से जा रही है। या रेयरिफिकेशन में ले लो, राइट। तो आप निकाल सकते हो एम्पलीट्यूड। क्या बोल देंगे भाई, एम्पलीट्यूड कैसे मालूम चलेगा, इस ये स्प्रिंग के केस में। सो फोटो में दिख रहे हैं नीचे, हायर एम्पलीट्यूड मीन्स, हायर एम्पलीट्यूड हमने बताया ना, एम्पलीट्यूड 80 ऊपर गई नीचे गई, ज़्यादा ताकत लगाई, तो मैं क्या करूँगा, इधर से फोर्स लगाऊंगा। जब मैं ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, ये ज़्यादा स्प्रिंग एक साथ दबाएंगे, फिर वो ऐसे ट्रेवल करेंगे। यहाँ पे लोअर एम्पलीट्यूड, तो दो वेव्स को, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जहाँ पे मैंने अलोंग द लेंथ फोर्स लगाया, तो ये जो वेव ट्रेवलिंग हो रही है, कंप्रेशन या फ्रिक्शन, ये जो फिनोमिना हो रहा है, वो आपको क्लियर डिफरेंट देगा। जिसका लोअर एम्पलीट्यूड होगा उसमें कंप्रेशन या फ्रिक्शन आपको ऐसा दिखेगा, कंप्रेशन ज़्यादा नहीं होगा, मेरे हायर एम्पलीट्यूड में कंप्रेशन ज़्यादा होगा। पर ये हो क्या रहा है, कंप्रेशन रेयरिफिकेशन, कंप्रेशन रेयरिफिकेशन एक साइकिल ही तो है। कि अभी मैं एक पॉइंट पे यहाँ खड़ा हुआ सेंटर में, तो अभी मेरे को कंप्रेशन दिखेगा, थोड़ी बार रेयरिफिकेशन दिखेगा। तो मीन्स एक पार्टिकल, यदि मैं ऐसी लाइन ड्रॉ करूँ, ये पार्टिकल है, ये इसकी मिड पोजिशन है, तो क्या हो रहा है, ये अपनी मिड पोजिशन से कंप्रेशन हुआ, रेयरिफिकेशन, कंप्रेशन, रेयरिफिकेशन, कंप्रेशन, तो ऐसे करके ये भी तो वही हो रहा है, वाइब्रेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सो इट इज अगेन अ साइकिल। और इस साइकिल को यदि मैं टाइम के साथ रिप्रेजेंट करूं तो वो वेव बन सकती है। दैट मीन्स इसकी एक वेवलेंथ होगी, इसका एक वेव है तो एक एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड होगा फ्रीक्वेंसी भी होगी, और फ्रीक्वेंसी है तो टाइम पीरियड, उसका रिवर्स टाइम पीरियड भी होगा। क्लियर। दैट मीन्स इस टाइप की साइकिल्स, जो भी चीज जहां से भी स्टार्ट हुई, कैसा भी मूवमेंट हो, कैसा भी मोशन हो, कैसा ही मोशन हो मतलब, लाइक यू नो रोटेशन, कोई चीज ऐसे गोल 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 घूम रही है, तो एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगा, क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और एक सेकंड में कितने चक्कर लगाए, नंबर ऑफ रोटेशंस, जितने रोटेशन लगाए, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब यही वाले, ये क्या हो रहा है, इट इज रोटेटिंग और रिवॉल्विंग, जैसे सन के चांथों पर ऐसे रिवॉल्व करती है, सो इट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। सो एक चक्कर लगाने में जितना लगा, दैट इज टाइम पीरियड, राइट। एक से ज्यादा एक सेकंड में लगा दिए तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। पेंडुलम देखा है, क्या होता है, एक रस्सी से एक ऐसे बॉल बांध देते हैं और उसको हम क्या करते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं, छोड़ते हैं, तो ये इसकी मिड पोजीशन हो गई। तो मिड पोजीशन से क्या हो रहा है, ये लेफ्ट में जा रहा है, मिड में आया, इस पोजीशन वाला आपने इधर वाले को ए बोल दिया, ये फिर सेंटर में आया, बी तक गया, एक्सट्रीम पोजीशन, एंड देन द मिड पोजीशन। सो अगेन इन तीनों को, ये रोटेट कर रहा है, ये रिवॉल्व कर रहा है, या ये ऑसिलेट कर रहा है, तो इन सबको मैं एक वेव फॉर्म में दिखा सकता हूँ। यदि मैं इसको बोलूँ कि सेंटर पोजीशन से धीरे धीरे करके ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर बिल्कुल नीचे जाता है, फिर वापस मिड पोजीशन में आता है, और तो डेट मीन्स हर एक की एक साइकिल हुई। और यदि किसी की भी साइकिल है तो मैं उसको ऐसे भी दिखा सकता था कि ये मिड पोजीशन है, एंड ये मिड पोजीशन से इधर गया, वापस आया, सो अगेन, सो इट इज अगेन वी कैन से इट्स लाइक अ वाइब्रेशन। इनके वाइब्रेशन और इसमें इनके रिलेशंस, फॉर्मूलाज सेम नाम ही होते हैं, वेवलेंथ, तो इसका मतलब जब साइकिल है तो वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, सब में यही चीज यूज होती है। जब आप बड़ी क्लास में आओगे तो पेंडुलम के बारे में, सर्कुलेशन के बारे में, रोटेशन के बारे में आप यही चीज करोगे, because all are taking some time, it's a repetitive motion, right? Okay, now
You already understood what is sound. It's vibration of matter. जो वाइब्रेशन ऑफ मैटर होता है, जब मैंने गिटार को हिट किया, फॉर्क को हिट किया, किसी बर्तन को, वेसल को हिट करता हूँ, तो साउंड क्रिएट होती है, राइट? तो उसको, और जब साउंड क्रिएट होती है, इट्स इन साइक्लिक फॉर्म, वेव क्रिएट होती है, वेव मूव करती हैं, और साउंड वेव कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडनल, अलोंग द लेंथ मूव करती है, इसी डायरेक्शन में कर रही थी गिटार की में। और वेव लेंथ, एम्पलीट्यूड, जब वेव है तो उसकी वेव लेंथ होगी, एम्पलीट्यूड होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, टाइम पीरियड होगी। तो ये तो हम समझ गए, साउंड इज अ वाइब्रेशन, राइट? तो ये हमारे कान तक पहुंचती कैसे है? हाउ वी, कैसे बोलेंगे साउंड आ रही है? यदि कान ही खराब है तो सुनाई नहीं देगा, तो पहली बात। और कान ठीक भी है तो हमें कैसे मालूम चलता है कि ये वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या कौन से हमने बोला था ट्रांसवर्स वेव है, कौन सी वाली वेव है? कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? एक ही तरीका है, यदि साउंड सुनाई देता है तो वो कौन सी है? राइट, लॉन्गिट्यूडनल है। तो लेट्स वॉच दिस मूवी। When an object vibrates, it pushes the surrounding air molecules into one another, starting a chain reaction of collisions through the air. ये तो हम पढ़ चुके These हैं। collisions travel in waves. Now the When wave they is strike your traveling. eardrum, it vibrates. This vibration is converted into electrical signals that your brain recognizes as sound. क्या समझे? समझे समझे? लेट्स लुक एट द ईयर। ये हमारा कान है, राइट? साउंड वेव आ रही थी, कैसे आ रही थी? जब हिट किया, हिट करने के बाद वेव्स मूव करना स्टार्ट हुई, राइट? देन एक एक करके वेव्स आ रही In हैं, waves, राइट? दीज आर द air वेव्स। molecules into one another. When they strike your eardrum, it vibrates. सो ये वेव्स आ रही है एक एक करके, कौन सी? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और हमारे कान में क्या होता है? सो वी हैव अ पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड ईयर ड्रम। ये जो यहाँ पे दिख रहा है, ब्लू लाइन से दिखा है, यहाँ पे एक्चुअल डायग्राम दिखा है, ये कान है हमारा, ईयर है। सो ईयर के पार्ट है बाहर का आउटसाइड, और ये डॉट डॉट क्या मीन्स? दीज आर द साउंड वेव्स व्हिच आर कमिंग। सो एंड देयर इज अ कैनाल, एक ऐसे करके होल सा होता है। सो ऑडिटरी कैनाल इज लाइक अ ट्यूब, सिंपल ट्यूब के एंड में देयर इज अ पार्ट कॉल्ड ईयर ड्रम, जो वाइब्रेट करता है। साउंड के सेम वाइब्रेशन है, जब वो वाइब्रेट करता है तो इट जनरेट इलेक्ट्रिक करंट, और ये इलेक्ट्रिक करंट कहाँ चलाया जाता है? हमारे माइंड में। और हमारा माइंड उसे पता लग जाता है, कम करंट आया तो मीन्स क्या है? ज़्यादा करंट आया, तो इट कैन कन्वर्ट वाइब्रेशन इनटू साउंड। तो हमने पहले क्या किया? हमने एक हिट किया हैमर से, This राइट? object vibrates, it तो जब pushes भी हमने ऑब्जेक्ट को हिट किया तो उसने वाइब्रेट हुआ, वाइब्रेट होने से उसने सराउंडिंग को हिट किया, वेव्स क्रिएट हुई, वेव्स हमारे कान तक गई, एंड कान में फिर हमारा एक ड्रम है, वो फिर वाइब्रेट हुआ, और उससे फिर क्या हुआ? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ, और वो हमारे दिमाग में चला गया। एंड दिस इज द वे वी हियर साउंड, राइट? पर इसमें कुछ फैक्ट्स हैं। यदि बहुत ही वेव्स बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी की होती हैं, उनके वाइब्रेशंस बहुत कम होते हैं, फ्रीक्वेंसी मीन्स लो फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, 20 वाइब्रेशंस पर सेकेंड होते, सो वी आर नॉट एबल टू डिटेक्ट इट, सुन ही नहीं पाते, राइट? और यदि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो, नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोर देन 20,000, स्टिल इट इज नॉट ऑडिबल, राइट? सो ह्यूमन ईयर को ये कभी भी मालूम नहीं चलता है। लेट्स सी हाउ वी प्रोड्यूस साउंड। अब हम सुनने तो लगे, बट हम खुद कैसे प्रोड्यूस करते हैं साउंड? क्या तरीका होता है? लेट्स There are वॉच दिस several मूवी। parts of the body that play a role in voice production. Vocal folds are two bands of tissue that are positioned opposite each other in the larynx. The larynx is located between the base of the tongue and the top of the passageway to the lungs, known as the trachea. When you are not speaking, the vocal folds are open so that you can breathe. Voice is generated by airflow from the lungs. When it's time to speak, the pressure below the larynx increases until it blows the vocal folds apart. Hello. Hello. The vocal folds are first forced apart at the bottom, followed by the top, and air is forced through the very narrow opening. The opening between the vocal folds is called the glottis, which opens during breathing and narrows during voice production. The pressure forces the air through the vocal folds, which creates a suction as we exhale. This suction pulls the vocal folds together at the bottom, followed by the top. When the air from the lungs blows past the vocal folds at a high speed, the vocal folds vibrate.
In order to produce typical loud speech, the vocal folds and larynx must vibrate normally. क्लियर? क्या किया हमने इसमें? हमने एयर अपने अंदर से बाहर फोर्स की, राइट? सो एयर इज फोर्सिंग द वोकल फोल्ड, ये जो हमारे वोकल फोल्ड है, टू वाइब्रेट, ये वाइब्रेट करने लगे. एंड वी नो दैट इफ समथिंग वाइब्रेट इज प्रोड्यूस साउंड, राइट? क्लियर है कि नहीं हुआ? हमने हवा से क्या किया, अपने वोकल जो फोल्ड्स हैं एक पेपर की तरह होते हैं, तो वो वाइब्रेट करते हैं तो क्या होगा, सराउंडिंग में साउंड की वेव्स क्रिएट होगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस होंगी तो क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगी. इट मीन्स इफ वी कैन कंट्रोल एयर फ्लो वी कैन प्रोड्यूस साउंड ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट टाइप्स. मैं ऐसे बोलूँ तो a e a b c, दैट मीन्स आई एम कंट्रोलिंग द एयर फ्लो. एयर फ्लो से मैं कंट्रोल कर रहा हूँ अपने वोकल फोल्ड्स का, इनका वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन से मैं साउंड की टाइप कंट्रोल कर रहा हूं. आई होप इट इज क्लियर. इफ इट इज क्लियर लेट्स वॉच. यही एक तरीका होता है. इसका मतलब हम ये समझ गए, किसी चीज को हिट करो तो साउंड प्रोड्यूस होती है, और यदि उल्टा करूं, एयर फ्लो से कंट्रोल करके भी मैं किसी चीज को वाइब्रेट कर सकता हूं, दैट मीन्स आई कैन क्रिएट साउंड. तो क्या ये सिर्फ नेचुरली हम ही लोग कर सकते हैं, या ऐसे और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनमें ये सेम फिनोमिना यूज होता है? लेट्स वॉच. इंपॉर्टेंट थिंग, आदमियों की आवाज़ जो होती है उसमें जो वोकल कॉर्ड होती है उसकी लेंथ करीब 20 mm होती है, वेयर इज इन वुमेन इट इज अराउंड 15 mm, एंड चिल्ड्रन हैव वेरी शॉर्ट वोकल कॉर्ड. दैट इज द रीजन व्हाई द वॉइस ऑफ मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन आर डिफरेंट. ये भी एक अनदर रीजन है. लंबी कॉर्ड, छोटी कॉर्ड, इससे भी फर्क पड़ता है. वी विल सी इन लेटर ऑन. लेट्स मूव फर्दर. कुछ सुनते हैं. सो वी हैव फ्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड यू हैव टू टेल मी इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है. फर्स्ट वी विल वॉच द लेफ्ट साइड मूवी. ओके, सो लेफ्ट साइड के आपने सुन लिया. लेट्स वॉच मतलब लिसन द राइट वन. सो कुछ तो इंस्ट्रूमेंट आपने इसमें सुने होंगे, राइट? सो लेफ्ट वाले केस में हो क्या रहा था, यहाँ पर इनमें क्या हो रहा है? हैव यू ऑब्जर्व समथिंग? व्हाट शी इज डूइंग? वेयर इन सितार, गिटार, ऑल दीज थिंग्स. क्या कुछ मिला? यस यस यू आर राइट. कम अगेन. क्या मिला? ओके, राइट. यहाँ पे लड़की क्या कर रही है? एयर फ्लो को कंट्रोल कर रही है, उसकी क्वांटिटी को कंट्रोल कर रही है, कम, ज्यादा, ताजा, तेज, राइट? एंड एयर फ्लो से क्या कर रहा है? शी इज कंट्रोलिंग द वाइब्रेशंस. वाइब्रेशन से व्हाट शी इज डूइंग? शी इज प्रोड्यूसिंग साउंड. और इस साउंड को क्या बोलते हैं? इन दिस केस इट इज कॉल्ड म्यूजिक. कान को बड़ी अच्छी लग रही है, गाना बढ़िया चल रहा है. सेम वे में सितार में व्हाट वी आर कंट्रोलिंग? फोर्स, मैग्नीट्यूड. किस मैग्नीट्यूड से मैं उस तार को खींच रहा हूँ? thereby we are producing sound. और मैग्नीट्यूड क्या होता है? यू नो कि मेरी वेवलेंथ का मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा होने से उसकी एनर्जी कम ज़्यादा होगी, मीन साउंड डिफरेंट टाइप्स की प्रोड्यूस होगी. एंड इसमें भी जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है इट इज कॉल्ड अ म्यूजिक. कानों को बड़ी अच्छी लगे, ब्यूटीफुल साउंड, राइट? यदि वो ब्यूटीफुल नहीं हुई, या बोला जाए अच्छी नहीं हुई, हमको कानों को बढ़िया नहीं लग रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस अनप्लेजेंट, unwanted sound as noise, right? तो म्यूजिक और नॉइस में डिफरेंस इतना ही होता है, जो कानों को भाए और जो कानों को ना भाए. एंड प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अनवांटेड साउंड इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन. तो ऐसे बहुत से बेसुरे आ जाते हैं, गाड़ियों के हॉर्न, दिस दैट, है ना, सो मेनी. कहीं कोई हैमर मार रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, दिस इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन, जो नेचुरली नहीं थे, राइट? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम भूल गए कि साउंड जो होती है उसको भी क्या मेजर कर सकते हैं? यस, एंड वी डू द मेजरमेंट इन कॉल्ड डेसिबल. जो साइंटिस्ट हैं हमारे प्रोग्राम बेल, उन्होंने उस यूनिट को आइडेंटिफाई किया, उसका नाम था बेल, और डेसिम इज अ पार्ट.
यू नो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, इट इज राइट द सेम डेसीमीटर. तो डेसी आगे लगा दिया तो इसलिए स्मॉल डी एंड द कैपिटल बी, डेसीबेल. दिस इज यूनिट ऑफ साउंड. सो यदि हमारा नॉइज पोल्यूशन होता है तो अच्छी चीज है? नहीं. सो देयर आर लॉट ऑफ इम्पैक्ट्स. नॉइज पोल्यूशन कहाँ से होता है? एन नंबर ऑफ स्पीकर शादी ब्याह में बजते रहते हैं. वी हैव सो मेनी लीडर्स, राइट, रात भर चलते हैं. एरोप्लेन, डिगिंग, कार, राइट, उससे भी नॉइज पोल्यूशन हो रहा है. चिड़िया बेचारी इम्पैक्ट होती हैं, हम तो होते ही होते हैं, हमारे कान भी इम्पैक्ट होते हैं, और बर्ड्स भी इम्पैक्ट होती हैं. And number of things are creating noise pollution. What are the impacts? Impact ये है कि if we neglect, then it could adversely affect. एक बार कोई बम फटा, आपने दिवाली बम फटा, थोड़ी देर तक ना कान गुम से हो जाते हैं. पर यदि कंटिन्यूसली बम फटते रहे तो क्या होगा? It will impact your nervous system. Living things performance, चिड़िया हुई, हम लोग खुद हुए, जो भी लिविंग थिंग है, बर्ड्स हुए, फिशेज हुए, मिस उनका स्ट्रेस में जीने लगती हैं. साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो जाते हैं, ज़्यादा उसमें रहने पागल से हो जाते हैं आदमी. अनोयंस क्रिएट होता है, स्लीपनेसनेस हो जाएगी, नींद नहीं आएगी, कम नींद आएगी आपको. परमानेंट लॉस ऑफ हियरिंग, ज़्यादा तेज टीवी देखोगे, मोबाइल कान के पास में ज़्यादा रखोगे, देन यू विल लूज योर ईयर्स. कान बेचारा कितनी बार वाइब्रेट करेगा ड्रम, तो ड्रम थक जाता है. देन इट स्टार्ट लूजिंग वाइब्रेटिंग. जब वो वाइब्रेट नहीं करेगा तो क्या होगा? करंट प्रोड्यूस नहीं होगा. नहीं होगा तो सुनाई देना बंद हो जाएगा. सो नॉइज पोल्यूशन के इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए बोला जाता है थोड़ा शांति में जाके रहो. उसको कैसे लेंगे शांति? जंगल में मिलती है. दैट मीन्स द बेस्ट पार्ट इज प्लांट बुशेज एंड ट्रीज अराउंड नॉइजी एंड जनरेटिंग एरिया. रोड के किनारे गाड़ियाँ चलती हैं, जितने ज़्यादा पेड़ होंगे तो उसके पास से नॉइज कम दूर तक जाएगी. रेगुलर सर्विसिंग एंड ट्यूनिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ठीक नहीं कर रहा है तो ट्रक बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगा, कार बहुत ज़्यादा करेगी. Heavy fine of individual and factories generating high noises. Social awareness programs to educate public. Use of earplugs or earmuffs to protect hearing losses. कुछ लोग देखे ना, ट्रेन वगैरह में चलते हैं, प्लेन में ईयर प्लग ला के रखते हैं. फैक्ट्री में वर्कर्स को बोला जाता है ईयर प्लग लगाओ. क्यों? टू प्रोटेक्ट देयर ईयर्स, प्रोटेक्ट देयर हियरिंग लॉस. इंस्टॉल नॉइज बैरियर ऑन बोथ साइड ऑफ द नेशनल हाईवेज. अब बहुत जगह दिल्ली मेट्रोज वगैरह में देखते होंगे, रोड के चारों तरफ बड़े बड़े ना along the length you will find vertical boards. क्यों होता है? जिससे कि साउंड उधर ही टकरा के अंदर ही रहे या सीधी वर्टिकल ऊपर चली जाए, आसपास के लोगों को डिस्टर्ब नहीं करे. सो दीज आर द few ways, there are many, to control the impact of noise pollution. Another thing is sound travel differently in different state of matter. ये तो हम भूल ही गए. पता लगाने के लिए कि सॉलिड लिक्विड गैस में साउंड तो ट्रेवल करती है, तो किस में फास्ट करती है? डू यू हैव एनी आंसर? किस में फास्ट करेगी? और इज मैटर? यस इट मैटर्स, बिकॉज ऑल व्हाट वी हैव लर्न स्टार्टिंग कि सॉलिड लिक्विड और गैस की डेंसिटी क्या होती है? डिफरेंट होती है. बट द क्वेश्चन इज डिफरेंट होने से हुआ क्या? सो व्हाट? सो व्हाट इज सॉलिड ऐसी थे, यू रिमेंबर क्या था? इसके एटम्स काफी पास पास थे, लिक्विड में थोड़ा दूर थे, गैस में बहुत ज्यादा दूर थे. और हमने बोला था कि ये सारे जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स गैस के हों लिक्विड के हों, इन सब में क्या होता है? दैट इज वेरी वेरी गुड बॉन्डिंग, दे आर ऑल सिंक्रोनाइज्ड, राइट. इसका मतलब क्या हुआ? सॉलिड के एटम्स ज्यादा पास हैं, डेंसिटी हाई है, तो ये क्या होगा? ज्यादा दूर नहीं रहते, पास पास ही रहते हैं. दैट मीन्स whenever I am pulling or something is happening, कोई पुल कर रहा है, इजीली वो पड़ोसी को मालूम चल जाएगा, उससे पड़ोसी को मालूम चल जाएगा. दैट मीन्स इफ आई एम वाइब्रेटिंग, मैं वाइब्रेट ही तो कर रहा हूँ फोर्स लगा के, तो मैं पहले को वाइब्रेट किया होगा, इमीडिएटली सॉलिड में क्या होगा? जल्दी पास में है तो जल्दी ये दूसरा वाइब्रेट होगा, तीसरा वाइब्रेट होगा. और वाइब्रेशन से क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होती है. दैट मीन्स मेरी वेव जो होंगी फास्ट ट्रेवल करेगी. तो सबसे ज्यादा किस में करेगा? सॉलिड में फास्टेस्ट. क्यों फास्टेस्ट करेगा? क्योंकि एटम्स इसके बहुत पास पास हैं. वेयर इन लिक्विड दे आर वेरी फार अवे. गैस में और ज़्यादा दूर है. मैं जैसे यहाँ से एक को खींचूंगा, जब ये स्प्रिंग जाएगी, फिर इसको खींचेगी, फिर ये स्प्रिंग होगी, टाइम लगेगा. इसलिए गैस में हमारी जो साउंड स्लो चलती है. और आपने याद है ना, बचपन में हम ऐसे कप लगाते थे, ऐसे लगा के दूर खड़े हो जाओ और आप बहुत धीरे से बोलो, तो हमको एक दूसरे की हवा में से, एयर में से जो साउंड जाएगी वो नहीं सुनाई देगी. वेयर एज ये हमने अपने कान पे लगाए होंगे. एंड थ्रेड क्या है? इट इज सॉलिड थिंग. सॉलिड है तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा है,
इसके थ्रू साउंड चली जाएगी, और यही ग्राम बेल जी ने यूज किया था। रिमेंबर, वी कैन साउंड ट्रेवल फास्ट, इसलिए इस टाइप के जो आप कप को यूज करते हैं, कप एंड थ्रेड, उसमें साउंड फास्ट ट्रेवल करती है। There are few important formulas which we have already learned. Just we are repeting. Frequency is inverse of time period. Frequency क्या होता है? Total number of cycles or vibrations divided by total time complete, total time taken to complete these revolution or cycles or vibrations. कुछ भी बोलो, revolution बोलो, cycle बोलो, vibration. Example ले लेते हैं. Take one example. Calculate frequency and time period of a body if it's complete 50 cycles in 10 seconds. 50 seconds 10 सेकंड में कंप्लीट है, तो क्या दिया हुआ है फॉर्मूला ऊपर, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 50, टाइम 10 सेकंड, डिवाइड कर दो, 0 0 कट गया, क्या बचा 5 साइकिल्स पर सेकंड, और वी कैन से 5 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी क्योंकि हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इज इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो 5 नीचे लिख दिया, आंसर इज 0.02 सेकंड। मींस एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में हमें कितना टाइम लगता है, 0.02 सेकंड। 10 को कंप्लीट करने में 50, यही है ना, राइट। और एक सेकंड में कितने होते हैं, 5 सेकंड्स। क्लियर। देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड डेफिनेशंस जो इस सब्जेक्ट में है। आई हैव जस्ट रिटन हियर, you can go through them by pausing the program, right? I will not read them. There are a few more. I am leaving you with a teaser where you will find these waves. और आप waves को देख के कुछ पता लगा सकते हो, और जब पता लगा सकते हो इसमें क्या है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, है ना, तीनों चीजें टाइम पीरियड मालूम है, तो उससे आपको क्या मालूम चलेगा, यू कैन फाइंड दीज थिंग्स। दिमाग लगाओ, think about it. If you have any query or feedback or suggestions, please do write to us at milapintegration@gmail.com.